सबसे पहले I would like to thank Colonel Yogendra Singh for organizing the Haryana Literary Festival, and now we'll move on to our session. I would also like to thank all the organizers also. तो अभी जैसे आपकी ही एक फ्रेंड ने आपको बताया कि सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है, और उन्होंने बोला आप लोग जरा हाथ खड़े करके बताइए किन किन को चाहिए। तो उस टाइम पे बहुत कम हाथ उठाए। अभी जरा सच में बताओ किन किन को चाहिए, एक बार वापस शो ऑफ हैंड्स। ये भी सच नहीं है, और सच। एनीवे, चलो ठीक है, गुड गुड गुड। तो बेसिकली मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि एक सरकार का ही रिपोर्ट आई थी पिछले साल, जिसमें ये पता चला कि 1000 में से सिर्फ 3 लोगों को 1000 में से सिर्फ 3 लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती हैं। जैसे अगर आप रिपोर्ट्स उठाओ, और ये सरकारी डेटा के ऊपर है, तो असली नंबर शायद और भी हो सकता है। यूपीएससी में वैकेंसी साल दर साल कम होती जा रही है। 2020 और 2021 में 30% का ड्रॉप था। रेलवेज में वही हाल है, एसएससी में वही हाल है। इन्हीं टाइप के नंबर्स, 45% ड्रॉप, 47% ड्रॉप। आईबीपीएस बैंकिंग के लिए, जिसमें इतनी दुनिया जाती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का ड्रॉप आप अंदाजा लगा सकते हो कितना है? एनी गेस? 67% ड्रॉप 20 और 2021 के बीच में। तो जब जॉब्स ही इतनी कम है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को निराश करने का नहीं है, आपको डराने का नहीं है। इस सेशन का उद्देश्य ये है कि हम शायद अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव या अपने नॉलेज से आप लोगों को बता सकें कि एक और दुनिया है। देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड सरकारी नौकरी, और वो बहुत, आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि आप एक ऐसे टाइम पे हिंदुस्तान में आए हो, मतलब यू आर ग्रोइंग अप, रेडी हो फॉर जॉब्स, जब हिंदुस्तान का वक्त आ चुका है। एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स सब कहते हैं कि अगले से 10 से 15 साल, कुछ 15 से 20 साल हिंदुस्तान की सदी होने वाली है। हम ये सुनते आ रहे हैं, वो टाइम आ चुका है, अच्छा वक्त आ चुका है, एंड आप रेडी हो वो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। ठीक है, हम इन सब डिटेल्स में जाएंगे, पर बिफोर दैट मैं एक बार कर्नल वीपी सिंह से चाहूंगी कि वो भी 2 शब्द बोले, बताएं उनके बारे में, एंड फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ नेहरू कॉलेज और इसकी एलुमनी का, जो मेरे को आज आप सब के साथ बात करने का मौका दिया। दरअसल आप सब ने खाना खा लिया? एंजॉयड फूड? थैंक यू वेरी मच सर, फूड वाज रियली गुड एंड वी ऑल एंजॉयड। दरअसल खाना तो सभी खाना चाहते हो या नहीं? क्योंकि ये एक नेसेसिटी है, लेकिन आज के दिन खाना उगाना कोई नहीं चाहता। ये भी एक आयरनी है। आजकल स्पेशली हमारा यूथ खेतों की तरफ मुंह नहीं करना चाहता। इनफैक्ट हमारा यूथ आज के दिन इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उसको ये नहीं पता कि कहां जाएं, नौकरी करें, कुछ काम करें, है या नहीं है? दरअसल इस चीज को मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली हर स्टेट का, हर राज्य का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम समझते होगे ना? उस इकोसिस्टम के कारण क्या होता है कि यूथ का वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है और यूथ के सपने डेवलप होते हैं। दरअसल वो सपने यूथ के नहीं होते, वो हमारे समाज के सपने होते हैं। क्यों? जैसे कि आप स्टेट लगा लो अपना, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ के बच्चे क्या करते हैं? नौकरी की तलाश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से हमने क्या पढ़ा रखा है कि पढ़ लिख के नौकरी करनी है। यही होता है या नहीं होता? बड़े बुजुर्ग यही बोलते होंगे ना, भाई पढ़ ले नौकरी मिलेगी। गलत है। वेयर आप दूसरी स्टेट को अगर देखोगे, जैसे कि गुजरात में मारवाड़ी कम्युनिटी आपने देखी होगी, पंजाब में सिख कम्युनिटी देखी होगी। उसमें क्या होता है? उसमें अगर मैं बच्चे को कहूं कि तुम्हें नौकरी करनी है, तो वो कहेगा नहीं साहब, मेरे को धंधा करना है। क्यों? वहां के लोगों का, वहां के आसपास के लोगों से वो शुरू से देखते आए हैं कि वो काम करने में ध्यान देते हैं, वो नौकरी की तरफ नहीं भागते।
हमारे यहाँ पे आयरनी कुछ और है, उधर कुछ और है। तो कहने का ये सिस्टम है कि हमारे आसपास के समाज के सपने होते हैं और वही इस चीज को बिल्डअप करते हैं। सिंस हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हम मैक्सिमम नौकरी की तरफ ही भागते हैं, यही है ना। अब हुआ क्या, नौकरी दो ऑप्शन है। सबसे पहले हर आदमी को चाहिए सरकारी नौकरी। जैसा वो बच्चे ने बताया कि हाँ भाई हरियाणा की जनसंख्या 3 करोड़ है, वही 3 लाख के आसपास वैकेंसी आई। 3 लाख में से मैक्सिमम सरकारी नौकरी 3 लाख बच्चों को मिलेगी, लेकिन यूथ कितना है, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास यूथ है हमारे पास, जो 18 से 40 साल की उम्र में है, जो भाग दौड़ कर रहा है कि किसी तरह से नौकरी मिल जाए, है या नहीं है। तो उस 3 लाख में क्या होगा, नहीं मिल पाएगी, काफी बच्चे रह जाएंगे। एंड में मैं एक और चीज बताता हूं, धीरे धीरे गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है। जैसे मैम ने बताया कि ड्रॉप आउट हो रहे हैं, वो सारी चीज हो रही है। एक और तथ्य ये है कि आगे आगे सरकारी डिपार्टमेंट भी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। काफी आपने देखा होगा कि काफी सरकारी डिपार्टमेंट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हाँ इसको बंद कर दो, इसको प्राइवेट कर दो, इसको वो कर दो। ना ही केवल ये, अब सरकार ने अगर एम्प्लॉयमेंट भी दी है तो वो एडहॉक बेसिस पे दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहा है। जैसे कि टीचर्स हुए, एडहॉक पे टीचर्स लगा लिए और कुछ लगा लिया। मतलब धीरे धीरे ये सारी चीजें कट होती जा रही है। ना ही केवल ये, आप फौज में ही ले लो, अभी अग्निवीर सुना होगा आप लोगों ने। अग्निवीर में क्या हो रहा है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया है। मतलब फौज भी अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट पे वो कन्वर्ट कर रही है कि 4-5 साल बच्चा नौकरी करेगा, उसके बाद वापस आएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हाँ, हमारे यहाँ पे सरकारी नौकरी की होड़ लगी हुई है। बच्चा 2-3 साल मेहनत करता है, लेकिन उसको फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तब वो फेस किस तरफ करता है, क्यों, पढ़ाई लिखाई कर ली, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, वो मूव करता है प्राइवेट नौकरी, करता है या नहीं करता। अब एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जब नौकरी लेने के लिए जाता है, या बीटेक वाला बच्चा, उसको नौकरी कितनी मिलती है, 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी की नौकरी मिलती है उसको, है या नहीं है ये चीज। तो मैंने यही रियलाइज किया कि वो 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी में कर क्या लेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, थोड़ा और अच्छा पैकेज होगा, जैसे कह रहे थे कि हाँ 2-3 लाख का, तो वो घर बना लेगा, बच्चों की शादी कर देगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसके बच्चों की अगर नौकरी नहीं लगी तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। गलत बोल रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से ये एक काफी टचिंग बात है, तभी साइलेंस भी हो गया, और यही जरूरी है। आज के दिन आप लोगों को समझने की जरूरत यही है कि प्राइवेट नौकरी में भी इतना वो नहीं है कि एकदम से ही बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अच्छा पैकेज मिल जाता है, बाकी सब नहीं मिलता। हाँ, हमारे यहाँ पे सरकारी नौकर को इज्जत मिलती है, इसीलिए हमारे बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब इस चीज को देखते हुए मैं एक और एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ कि जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे साथ कुछ सेठ बनियों के बच्चे भी होते थे, पंजाबियों के बच्चे भी होते थे। हम स्कूल से आते थे, तो स्कूल से आने के बाद हम अपने खेलने चले जाते थे, और वो बनिए का बच्चा क्या करता था, वो अपनी दुकान पे जाता था और जाके अपने बाप के वो कैश काउंटर जिसको बोलते हैं गल्ला, हमारी तरफ गल्ला बोल देते हैं, कि गल्ले पे जाके बैठ जाता, जहाँ भाई गल्ले पे बैठ जाता। ये आप थोड़ा सा सोच विचार करना, वो धीरे धीरे हमारे साथ पढ़ भी रहा है, सारी चीज कर रहा है, और अपने बाप का बिजनेस भी समझना शुरू कर दिया उसने उस स्टेज में। जब वो ग्रेजुएट कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो नौकरी लग जाएगा, अगर लक होगा तो लग जाएगा, नौकरी करेगा, नहीं तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने फादर का, क्योंकि उसने इतने साल बिजनेस भी समझ लिया है, और वो उस बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करता है। तो कहने का ये मतलब है कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को उसके अंदर, अगर कल को नौकरी नहीं लगी तो एटलीस्ट वो बच्चा अपने उस चीज को एक्सपेंड कर सके। इसी चीज को थोड़ा
मेरे भी दिमाग में आया और मैं भी इस चीज के ऊपर ही काफी फोकस किया। नहीं केवल ये, अगर आप देखो, आप कोई भी नौकर हो, कोई भी काम धंधा करने वाला हो, हर नौकरी पेशे वाले को अपने सपने पूरे करने के लिए उसको साइड इनकम चाहिए, मतलब कि दूसरा और कुछ, और वो क्या करेगा, नौकरी के साथ साथ कोई सेकंड बिजनेस करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि सपने भी पूरे करने हैं, बच्चों की डिमांड भी पूरी करनी है, उसको करना क्या पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं फौज में नौकरी कर रहा था और डेफिनेटली क्या इच्छाएं थी, तो मैंने भी फौज में नौकरी करते करते डेयरी फार्म खोल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि दो नाव में पांव रखोगे तो डगमग आएगा, तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैं डिसबैलेंस हो गया, मेरे को वो डेयरी बंद करनी पड़ी। कारण क्या था? क्योंकि हर चीज में, कोई भी चीज हो, अगर आप एक काम पे फोकस करके नहीं चलोगे तो आप उसमें सक्सेसफुल ना इधर होगे ना उधर होगे, तो कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन एक चीज समझ में आ चुकी थी कि मेरे को अपना कुछ काम करना है। तभी मैंने, जब जैसे ही मेरे 20 साल पूरे हुए, क्योंकि फौज में एक लिमिटेशन होती है कि हाँ इतने साल कम से कम नौकरी करनी है, मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और मैं अपना जनवरी 2020 में रिटायरमेंट लेके अपना काम करने के लिए यहाँ पे अपने आ गया। अब मन था कि कुछ करूं। करने के लिए क्या था, मैंने औरों को देखा तो सोच विचार आया कि कंस्ट्रक्शन लाइन में घुसता हूं। क्यों? साथ वाले रिश्तेदारों को देखा तो चलो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में एंट्री करना अच्छा रहेगा। जैसे ही पहुंचा मार्च 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था या नहीं हो गया था? और उस टाइम कंस्ट्रक्शन लाइन में इतने चैलेंजेस आए, कोई आदमी, और मैंने ये देखा कि हाँ भाई ये मेरे बस का नहीं है। क्यों? थोड़ी बहुत जो रिटायरमेंट का पैसा मिला था वो लग जाएगा, मैं जीरो हो जाऊंगा। लेकिन उस लॉकडाउन में मेरे को एक चीज और समझ में आई, चाहे कुछ भी हो गया, लॉकडाउन में सारी चीजें बंद हो गई हों, लेकिन खाना एक ऐसी चीज थी, फूड वाज नेसेसिटी, और खाना बंद नहीं हुआ, बाकी सारी चीज बंद हो गई। हुआ था या नहीं हुआ था? हर तरफ खाने के लिए, ताकि हमें किसी तरह से फूड वाज द सेक्टर जहाँ पे वो क्लोज नहीं हुआ। तो दिमाग में ये आया कि भाई मेरे को करना है तो फूड प्रोडक्शन के अंदर घुसूंगा और किसी चीज के अंदर नहीं घुसूंगा। अब ऑप्शन ये था कि फूड प्रोडक्शन फार्मिंग करनी थी, खेती करनी थी। कभी खेत में घुसा भी नहीं हूँ, कभी देखा भी नहीं था खेत। क्यों? कभी ऐसे चाचे ताऊ के साथ घूमने जरूर चले गए थे, लेकिन खेत का ठीक तरह से मेरे को पता भी नहीं था। इनफैक्ट प्रणाली और प्रणाली में मेरे को असर नहीं पता था कि हाँ प्रणाली क्या होती है और प्रणाली क्या होती है। बोलने में ऐसे बोल दिया जाता। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं कन्वेंशनल फार्मिंग करूं, जो आमतौर पे हमारे आज के दिन सभी कर रहे होते हैं, कि गेहूं बोली, सरसों बोली, बाजरा बोली और चावल बोली। बहुत अच्छा ऑप्शन था, क्यों? मेरे भाई कर रहे थे, बुजुर्ग कर रहे थे, सारे रिश्तेदार कर रहे थे, तो मैं भी आराम से उनको कॉपी कर सकता था और इजीली कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला कि मैं खेती की तरफ बढ़ रहा हूँ, वो कहने लगे, कहते हैं कि तू इतने साल फौज में नौकरी करी है, अब तू खेती करेगा और खेती में बचेगा क्या? बात भी उनकी ठीक थी कि हाँ भाई वो तो मेरे वेल विशर हैं, वो मेरे को गलत थोड़ी गाइड करेंगे। तो मैंने जब उनको एनालाइज किया तो वो फैक्ट भी मेरे को समझ में आया कि हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी बहुत ज्यादा लग रही है और आउटपुट उससे हमें इतना नहीं आ रहा, क्योंकि हम एक धर्रे की खेती कर रहे हैं। चावल लगा दिया, फिर पैडी वो वीट लगा दी और यही काम चल रहा है। लेकिन इसी लॉकडाउन में एक और चीज समझ में आई कि अब लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है, और सिंस हम दिल्ली के आसपास बैठे हैं, मार्केट मेरे पास अवेलेबल थी। क्यों? यहाँ से पास में मार्केट है, सारी चीजें एनसीआर एरिया है। तो मेरे को एक चीज और क्लियर हुई कि यहाँ पे अब कोविड के बाद हर आदमी यही कहता है कि हाँ किसी तरह से अच्छा खाना मिल जाए, हेल्दी फूड मिल जाए। हेल्थ ही सारी चीज है, बाकी और चीजें नकारा है। हुआ था या नहीं हुआ था? होता ही है। वो नॉर्मली है कि आज के दिन अगर आप एनसीआर में देखोगे, कोई माइंड नहीं करता पैसे को, केवल उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए, वैरायटी अच्छी चाहिए। वही ब्रांड की बात है कि हाँ हमें ब्रांड चाहिए।
तो मैंने भी यही डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ऑर्गेनिक फील्ड में घुसूं। डेफिनेटली ऑर्गेनिक फील्ड मेरे लिए एक नया फील्ड था। जैसे हमने फौज में ट्रेनिंग ली तो उसी हिसाब से मैंने ऑर्गेनिक की भी ट्रेनिंग ली। काफ़ी डिपार्टमेंट्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में मैं गया, वहाँ पे ट्रेनिंग लिया मैंने। उन्होंने मेरे को सारी चीज़ शुरू से आखिर तक, क्योंकि सीखना ज़रूरी था। ऐसे नहीं है कि हमें ऐसे जाके खेत में खड़ा हो गया। तो कुछ किसान थे जो ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहे थे, उनके पास रहा, कई दिन रुका मैं उनके पास, उनसे सीखा मैंने कि हाँ भाई ठीक है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे है। और डेफिनेटली जब तक आप सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो पता भी नहीं चलेगा कि हाँ क्या कुछ होता है। मैंने उनके साथ लग के काम किया और YouTube वगैरह इनका भी हेल्प लिया, क्यों, उसमें भी काफ़ी मटेरियल मिल जाता है। और धीरे धीरे करके फिर इस तरह से मैंने उस चीज़ को कंप्लीट ट्रेनिंग लेके और ग्राउंड पे उतरा। ग्राउंड पे उतर के इस चीज़ को अप्लाई किया और मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को पूरी तरह से संतुष्टि है। क्यों? क्योंकि काम वो करना चाहिए जो आपको मनपसंद हो। दूसरी बात, केवल मनपसंद नहीं, आदमी को होप दे रहा है, आदमी को अच्छी हेल्प दे रहा है। साथ में ये है कि आप समाज को भी कुछ दे रहे हो। मैं एक चीज़ ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन जब दूसरे के पास पहुँचती है, वो उसके चेहरे पे भी स्माइल होती है कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी जेन्युइन दे रहा है, तो डेफिनेटली कि हाँ भैया उसको अच्छा लगेगा। ना ही केवल ये, आज के दिन ऑर्गेनिक को गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। वो आपको सब्सिडीज दे रही है, वो आपको ड्रिप इरिगेशन वगैरह की काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको आगे से आगे प्रोवाइड कर रही है। इंश्योरेंस दे रही है। पहले एक झिझक होती थी कि यार मार्केट कहाँ पे, आज के दिन FPOs बन रहे हैं, फार्मर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, क्लस्टर बन रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट भी अगर इतना हेल्प कर रही है, साथ में कुछ एप्स हैं जिससे आप वेदर फोरकास्ट कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ को प्लान कर सकते हो। तो मेरा कहने का एक और मतलब है कि जब गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें दे रही है और साथ में इतनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, तो अब ये जो खेती है पढ़े लिखे का काम है, ना कि अनपढ़ का। बिकॉज इसमें सारी चीज़ें, आप लोग ये सोचते होगे कि हाँ भाई आज के दिन अगर आप गांव में देखोगे, जो पढ़ा लिखा है किसान है वो अच्छा कर रहा होगा अनपढ़ किसान से। क्यों? अनपढ़ किसान को बेचारे को जैसे ही वो खाद बीज की दुकान पे जाएगा, उसके 10 चीजें चेप देते हैं और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और पढ़ा लिखा होगा, उसको पता है कि हाँ मेरे क्या न्यूट्रिशन चाहिए, मेरे को कैसे क्या उसको मेंटेन करना है। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हाँ भाई आप धर्रे की खेती ना करो, आप क्रॉप रोटेशन करो। क्यों करो क्रॉप रोटेशन? क्योंकि हमारी लैंड, हमारी जो सोइल का स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे हमने एक ही चीज उससे पैदा की, एक ही चीज पैदा की, तो कुछ टाइम के बाद उसका सोइल का भी उसमें से कितना वो निकालेगा। अगर क्रॉप रोटेशन होती है, जैसे ही हम दूसरी क्रॉप को लगाते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह ये सारी चीजें NPK जो हम बोलते हैं ना, खाद बीज और इन पे देखते हैं, तो वो सारी चीज उसमें अपने आप ही जनरेट हो जाती है अगर हम टाइम से उस चीज को रोटेट करते हैं। तो मेरा ये एक चीज आप लोगों को बताने का था कि अगर गवर्नमेंट इतनी हेल्प कर रही है, ये सारी चीज हेल्प कर रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। आज के दिन यूथ में एक और चीज आ रखी है, आप लोगों ने भी सुना होगा, बड़े बुजुर्ग काफी इस चीज को फील करते होंगे कि विदेश में जाना है। हो रहा है या नहीं हो रहा? मैक्सिमम 2-4 जिसके एकड़ जमीन है वो अपनी जमीन को सेल कर रहा है और वो फॉरेन में जा रहा है। पहले हमारा क्या होता था, हम क्या बोलते थे, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब पढ़े लिखे हमारे जो बच्चे थे वो जा रहे थे फॉरेन में। अब क्या हो रहा है, अब 10वीं 12वीं करी भाई, स्टडी वीजा लगेगा, और वो वहां पे स्टडी नहीं करता, वो क्या कर रहा है, वो वहां पे लेबर का काम कर रहा है। मतलब अब ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, अब मैन पावर ड्रेन हो रही है हमारी। और वो बच्चा वहां पे, यहाँ पे कभी काम भी नहीं करा होगा उसने, और वहां पे जाके वो बेचारा लेबर का काम कर रहा है। दिस इज आयरनी। बच्चों, मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं कि अगर है तो यहां से पैदा करो, यहां पे 2 आदमी को एम्प्लॉय करो,
तब है वो बात। आपके माँ बाप यहाँ पे वेट करते रहेंगे, आप वहां पे पछताते रहोगे, एंड में कुछ नहीं मिलना। काफी एक और एंट्री है, ये तो हो गया स्टडी वीजा वाली। दूसरी एंट्री इलीगल वे, कि भाई इतना पैसा दे दो, कौन सा कोई रास्ता है, डंकी रास्ता और वो रास्ता, होता है नहीं होता है, सुनते हो या नहीं है कि भाई पटाखे बज गए, बम चल गया, कि इसका लड़का भी गया, इसका भी लड़का गया। लेकिन वो बच्चे बहुत परेशान होते हैं वहां पे जाकर। क्यों? उनको क्लियरेंस नहीं मिलता वहां पे, वो एक जगह से दूसरी जगह कुदाए जाते हैं, फिर कुछ है। क्यों ये ऐसे झमेले में पड़ना? आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हो, केवल फोकस चाहिए। अगर फोकस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और नौकरी डेफिनेटली कि हाँ भाई आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल हताश नहीं होकर बैठना। देयर इज रियली वर्ल्ड बियॉन्ड सरकारी नौकरी। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स। ज्यादा ज्ञान नहीं है देने के लिए, बस थोड़ी जिंदगी में जो कुछ देखा है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात तो यही जो सर ने कहा, हम जहाँ से आते हैं हमारे यहाँ नौकरी, हम सर्विस क्लास भोग रहे हैं, मेहनत का काम करते आए हैं, तो हमने उस बात को बहुत तवज्जो दी है, उसको सेलिब्रेट करा है। और शायद बिजनेस इज अ बैड वर्ड, धंधा ना में आता है और ना हम उसको समझते हैं और ना हम शायद उसको करना चाहते हैं, डर लगता है कहीं ना कहीं। मैंने भी 12 साल कॉर्पोरेट में काम किया और पिछले साल अपना काम करने की शुरुआत की। मैं बॉम्बे में रही, पुणे में रही, और मैं पिछले साल रोहतक वापस आई। तो जब मैं बॉम्बे पुणे में थी, जहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस कम्युनिटी है, जैन मारवाड़ी कम्युनिटी है, मैंने वहाँ पे बच्चे देखे। मैं जोमेटो में काम करती थी, मैं एरिया सेल्स मैनेजर थी। वहाँ पे जो बच्चे मेरे नीचे काम करते थे, उनके फादर्स बहुत अमीर थे। ये लोग किसी दिन मर्सिडीज में आते हैं तो अगले दिन पोर्शा में आते हैं, कभी अपनी मतलब लग्जरी कार्स एवरी डे बदलती थी उनकी। और वो इतनी शिद्दत और मेहनत से वो नौकरी करते थे, क्योंकि वहां पे मुझे ये समझ में आया कि इन लोगों को मेहनत करने का शौक है, इन्हें धंधा करने का शौक है। बिजनेस इज नॉट अ बैड वर्ड, बिजनेस एक बहुत पावरफुल चीज है। हम लोगों को पावर पसंद है, नॉर्थ साइड के लोगों को हमें पावर मिले, इज्जत मिले। आपको पावर मिलती है बिजनेस से अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी क्रिएट करने की। आपको छोड़ के जाओगे, नौकरी तो चले गई, आप गए, नौकरी गई, पर अगर आप एक धंधा खड़ा करते हो, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ छोड़ के जाओगे। सेकेंडली, आप अपने सोसाइटी, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करोगे जब आप नौकरियां दोगे उनको, ठीक है? आप कुछ अच्छा ही करोगे। हिंदुस्तान में आज के जमाने में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पिछले 10-15 साल में आपने सुना होगा स्टार्टअप, जोमेटो स्टार्टअप, ये स्टार्टअप, और कई बार लगता होगा कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक क्या है, आप जो सुनते हो कि तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। क्या हम कर सकते हैं? स्टार्टअप हर टाइप का हो सकता है। स्टार्टअप एक बिजनेस है जो आपने शुरू करा, और वो छोटे से छोटा भी हो सकता है। वो आपकी मेहनत है कि आप उसे कितना बड़ा बनाते हो। तो एक इंडिपेंडेंस, एक पावर, राइट, और एक लेगेसी आपको बिजनेस ये देता है जो शायद कोई भी नौकरी आपको नहीं दे पाई। सो दैट इज वन। सेकेंडली, जो मैं बात पहले कह रही थी कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ोगे। जैसे सर ने कहा, सरकार की इतनी स्कीम्स हैं, आपको एक गूगल सर्च करनी है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एस्पायर करके है, स्टार्टअप फंड्स हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, प्लांट और मशीनरी के लिए ऐसी स्कीम्स हैं, अगर आप एस्पायर के अंडर सर्च करो, जिसमें आपको 100% पैसा देगी सरकार, 100%, या 100 लाख के नीचे हो जो बेसिक 100 लाख रुपए। इतना तो आइडिया सोच लोगे तो आप यहाँ पे रहोगे ही नहीं, ठीक है? तो आप आइडिया सोचो, धीरे धीरे करो। सर ने भी बताया, उन्होंने 1-2 ट्राई करे और फिर फाइनली उनका 3rd आइडिया लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ और इसका स्कोप है। एक और बात सर ने बहुत सही कही कि हमारी लोकेशन इतनी सही है, हम दिल्ली के साथ हैं और दिल्ली बहुत बड़ी मार्केट है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचना है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी लोकेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या मार्केट में जरूरत है और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके हिसाब से आप कुछ आइडिया सोचो, छोटा मोटा शुरू करो। एक वर्ड यूज होता है, हसल कल्चर। आजकल के बच्चे वर्ल्ड ओवर ग्लोबली ये करते हैं कि वो एक काम नहीं कर रहे, वो 2-3 काम कर रहे हैं। वो पैसा बनाने के चक्कर में ये बेस्ट भी तरीका भी नहीं है, क्योंकि लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, बट फिर भी आप माइंडसेट सोचो, तो अपना माइंडसेट आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, राइट?
सो थिंक ऑफ थिंग्स जो आप और भी कर सकते हो, ट्राई करो साइड में, नौकरी का भी ट्राई कर ही रहे हो आप, राइट? एक चीज और मैं आपके साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती हूँ और शायद ये आप लोगों के काम भी आए। आप ये सोचते हो कि सरकारी नौकरी के साथ फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सिक्योर हो, इतने बेनिफिट्स है, इतना सब कुछ है, पर सैलरीज कहीं ना कहीं वहां पे एक लेवल तक ही रहती है। ऑफ कोर्स अगर आपका बिजनेस अच्छा हो गया तो आप बहुत कमा सकते हो, पर हम लोग एज यूथ इंडिया में ही बहुत कम है, हम लोग मार्केट्स को नहीं समझते हैं। मार्केट से मतलब स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स। आपको एट द एज जितने जल्दी अपने लाइफ में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें और सेविंग शुरू कर दें, आप अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत जल्दी प्लान कर सकते हैं। और आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप जाके ये गूगल पे सर्च करेंगे, आपको प्लान्स मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फायर, FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। ये लोग आजकल इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि अगर हम, वैसे ट्रेडिशनली क्या होता है कि 60-65 की उम्र में आप इंसान रिटायर करता है, 60-65 की उम्र में इंसान के अरमान भी खत्म हो जाते हैं, वो क्या ही करें अब वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं। पर अगर आप 40-45 में रिटायर करते हो, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप रिटायर कर सकते हो, तो आपके यू ऑल्सो हैव 10-15 years टू एंजॉय योरसेल्फ। इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत अग्रेसिवली अपनी सेविंग्स करनी पड़ेगी और उससे भी ज्यादा अग्रेसिवली आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में सिर्फ 3%, कुछ 8% बोलते हैं, कुछ 3 बोलते हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो सरकार अपनी एड्स देती है ना कि म्यूचुअल फंड सही है, आप लोगों को अगर एक दिन भी दोगे गूगल सर्च में, आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स आपको क्या रिटर्न्स दे सकते हैं ओवर द इयर्स। अगर आप 25 साल में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो रेगुलरली SIP के थ्रू, तो आप सच्ची में 45 तक करोड़ों के हिसाब से रिटायर कर सकते हो, आपके बैंक में इतना होगा। सो मेरे आपको बस यही 2-3 सजेशंस हैं कि अपने आजू बाजू देखिए क्या हो रहे हैं, ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, चेंज योर माइंडसेट एंड द वर्ल्ड इज योर्स बियॉन्ड द सरकारी नौकरी।